हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग लुसेंट बुक का बायोलॉजी टॉपिक को देखने वाले हैं। बिल्कुल सरल भाषा में देखने वाले हैं। आप लोगों को ज़रा सा भी बोरिंग फील नहीं होगा। एकदम सरल भाषा में देखते हुए चलेंगे, फटाफट से रिवीजन करते हुए चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे और उसे दोबारा बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टॉपिक को देखने वाले हैं लुसेंट बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पहला है कि जीव विज्ञान जो है यानी कि बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बस इतना सा बात ध्यान रखना है। अब देखिए बायोलॉजी जो है ना, बायो का अर्थ होता, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एक बायो और एक लॉजी, ठीक है। बायो का अर्थ होता है आपका जीवन या लाइफ, ठीक है। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लाइमार्क ने किया था। VVI है, इसको ध्यान में रखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लाइमार्क ने किया था। और किसने किया था उसके साथ में, ट्रेवीरेनस, ठीक है। लाइमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। ये सब ध्यान में रखना है। कब किया था, 1821 में किया था। कहाँ का वैज्ञानिक है, सब ध्यान में नहीं रखना है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से देखते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। एग्जाम निकालना है, ना कि हम लोग क्या करना है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ हैं, जैसे कि एपीकल्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और फाइकोलॉजी जो है आपका, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ हम याद कराएंगे जो कि अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है। एक हो गया आपका माइकोलॉजी और एक हो गया फाइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी है, इसमें अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि कवक का जब अध्ययन पूछता है फाइकोलॉजी मारे या माइकोलॉजी मारे। तो इसमें हम क्या ट्रिक लगा देंगे आपको, काम साफ, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा। क से हो गया कवक, म से हो गया माइकोलॉजी, स से हो गया शैवाल, फ से हो गया फाइकोलॉजी। उम्मीद करता हूँ अब जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग का। काम साफ ट्रिक याद रखिएगा। क से हो गया कवक, म से हो गया माइकोलॉजी, स से हो गया शैवाल और फ से हो गया फाइकोलॉजी, ठीक है। चलिए अब एंथोलॉजी में जो है आपका पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। वर्निथोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जो आपका वर्निथोलॉजी है इसमें क्या किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। आपका डेंड्रोलॉजी में क्या, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, सांप का अध्ययन किया जाता है, स्नेक का, ठीक है। वैसे भी जो है सांप जो क्या करता है, अपना फन फैलाता है, ठीक ना। फन से हम क्या क्या याद रखेंगे, ऑफियोलॉजी, फियोलॉजी है ना, तो फन फैलाता है, तो इसे हम लोग याद करेंगे इस तरह से, फन फैलाता है ना सांप, तो वही ऑफियोलॉजी, ठीक है। अगला है क्या, सौरोलॉजी में आपका छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। और हार्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। इतना पॉइंट हम लोग क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। अब देखते हैं कि जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। जो आपका जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ था ना, ये अरस्तु के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों तथा जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। इतना सारा ओल झोल के जगह पे हम लोग सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से
जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। और इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ये 2 पॉइंट यहाँ से निकला, किसके दृष्टि से? एग्जाम के दृष्टि से 2 पॉइंट क्या निकला कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को, और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। बस इतना सारा बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। चलिए, जीव विज्ञान के प्रमुख नियम सिद्धांत के प्रवर्तक, जैसे कि आनुवंशिकता के सिद्धांत को किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था, ग्रेगर जे मेंडल ने दिया था। वहीं जीव सिद्धांत को किसने दिया था? D.H. मॉर्गन ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वॉन ने दिया था। वहीं जीव द्रव्य सिद्धांत को किसने दिया था? हार्टविग ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम किसने दिया था? लाइमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है आपका नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सरसरी निगाह से देखते चलेंगे। अगर आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, तो एग्जाम में टिक करके आ सकते हैं आराम से। द्विनम पद्धति का जो सिद्धांत दिया किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। DNA द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अब देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह, ठीक है। अरस्तु के द्वारा पहली बार क्या किया गया था? जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। लेकिन लिनियस ने भी क्या किया था? अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरे, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकला कि आपका जो सिस्टीमा नेचुरे है ये किसका पुस्तक है? तो लिनियस का है। इसने क्या किया? अपने पुस्तक सिस्टीमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया, ठीक है। इसने भी 2 जगत में बांटा, लेकिन अरस्तु ने जो बांटा था वो उतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन लिनियस का जो है आपका फेमस हुआ, जिस कारण से क्या कहते हैं? लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। लिनियस ने वर्गीकरण को जो प्रणाली शुरू की उसे ही क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी उससे, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। बोलेगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को कहते हैं। और कार्ल लिनियस से संबंधित एक पॉइंट और हम लोग क्या देखें कि उनका जो पुस्तक है सिस्टीमा नेचुरे, ठीक है। सिस्टीमा नेचुरे किसका पुस्तक हम लोग देखें? अभी कार्ल लिनियस का देखें। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को कहते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट हम लोग याद किए। फिर है कि जीवधारियों को 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत का जो वर्गीकरण किया था किसने किया था? R.H. व्हिटेकर ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1969 ईस्वी में 5 जगत में वर्गीकरण किया था। और जो 5 जगत में वर्गीकरण किया था इसको ध्यान में रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत में इसने क्या किया था? वर्गीकरण किया था, यानी कि बांटा था। मोनेरा की अगर हम लोग बात करेंगे, जो पहला जगत है, इस जगत में सभी जो है प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है ना, ये अविकसित जीव होता है, ठीक है, जिसमें एक कोशिका जीव होता है जो अविकसित होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक कैसे कहता है? प्रोकैरियोटिक में जो आपका राइबोसोम की संख्या कितना होता है? 70 होता है। इतना सारा बात को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ये सब टॉपिक आगे आएगा। तो इसमें मोनेरा में हम लोग क्या है कि मोनेरा जो है इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है, अविकसित जीव को शामिल किया जाता है, जैसे कि जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया किसको कहते हैं? नीलहरित सैलुक कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसे ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु का ही है भाग है। और अगला है आर्किबैक्टीरिया, सब मतलब इसमें बैक्टीरिया को ही शामिल किया गया है मोनेरा में। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में शामिल है, यानी कि इसी का भाग है, ठीक है। तो मोनेरा हम लोग याद रखें कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किया जाता है और सब एक कोशिकीय जीव है मोनेरा में, ठीक है। और क्या है कि सब इसमें जीवाणु ही सम्मिलित है। जीवाणु का ही रूप है साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु, सबको क्या किया गया है? इसी में शामिल किया गया है। वही हम लोग प्रोटिस्टा की अगर हम लोग बात करेंगे, इस जगत में जो है विविध प्रकार के एक कोशिकीय, देखिए इसमें भी एक कोशिकीय था, यहाँ पे एक कोशिकीय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें भी जो है एक कोशिकीय शामिल किया गया, इसमें भी एक कोशिकीय शामिल किया गया है। लेकिन पराया क्या है? जलीय जीव यूकैरियोटिक वाला है। एक कोशिकीय है लेकिन इसमें यूकैरियोटिक है, जो कि विकसित है थोड़ा सा, इससे क्या है? ये विकसित है।
तो इसमें क्या है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किए गए हैं। पादप और जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। ठीक है, बोलेगा कि पादप और जंतु जगत के बीच के कड़ी किसको कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं, जो किस जगत में शामिल है, तो प्रोटिस्टा में शामिल है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम के दृष्टि से। यह जो है ना 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। कौन, यूग्लिना, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी और प्रकाश के अभाव में इतरपोषी के अंतर्गत अपना क्या करते हैं, साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका पादप है। पादप के बारे में आप सब जानते हैं कि ये जो है सभी रंगीन होता है, बहुकोशिकीय होता है, और ये क्या है, बहुकोशिकीय हो गया। देखिए इसके बाद जितना भी है ना, सिर्फ ओनली आपको ध्यान में रखना है कि मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक में आता है। उसके बाद अगला जो चारों आपका ये आता है, भाग आता है, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है, ये चारों क्या आता है आपका यूकैरियोटिक में शामिल होता है। तो ये क्या है, पादप जो है बहुकोशिकीय है, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। यानी पादप आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। इसमें जो है आपका शैवाल आता है, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत में शामिल है। वही हम लोग अब कवक की बात करेंगे तो इस जगत में वही यूकैरियोटिक तथा परपोषित उसे कहते हैं जो कि अपने से भोजन नहीं बनाता है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ पे ये आश्रित रहता है। जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ठीक, ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। ये जो है परजीवी अथवा मृत जो भी होते हैं। परजीवी मतलब किसी चीज़ पे जाके अपना जैसे कि हम लोग के सर में जू रहता है ना, वो एक परजीवी है। मच्छर परजीवी है जो कि किसी पे जाके अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है, किसी चीज़ पे जाकर के बैठ के। और मृतजीवी मतलब कि सड़े गले हुए चीज़ को क्या कहता है, ये आपका सड़े गले चीज़ को जो है ना अवशोषित कर लेता है और उसी तरह से भोजन को प्राप्त करता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कवक का पॉइंट बनता है, वो है कि कोशिका भित्ति जो है ना किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जो आपका जटिल जरकरा की बनी होती है। जरकरा नहीं, शर्करा की बनी होती है, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी कि होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। जंतु के बारे में आप सब जानते हैं, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेटाजोआ भी शामिल होता है। मेटाजोआ किसे कहते हैं, जो आपका अर्धविकसित जंतु पैदा करता है ना, जैसे कि आपका कंगारू होता है ना, अर्धविकसित जंतु जो पैदा करता है उसको अपना थैली होता है उसमें घुसा के रखता है। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, किरमी, सितारा मछली हो गया। उसके बाद सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जो इसी जगत में शामिल होते हैं, यानी कि जंतु जगत का ऐसा भाग है। अब हम लोग देखेंगे वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होता है। क्या होता है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होता है, जाति होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं, क्या होता है, तो जाति होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। फिर जीवों के नामकरण की 2 नंबर पद्धति। ठीक है, 1753 ईस्वी में, थोड़ा सा डेट को इसमें याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सबसे पहले कार्ल लिनियस ने ही दिया था ना, इसलिए थोड़ा डेट को ध्यान में रखेंगे। 1753 ईस्वी में कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक, जिसने क्या कौन सा बुक लिखा था, सिस्टेमा नेचुरे, कार्ल लिनियस का बुक है, ने जीवों की 2 नंबर पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर लिखा जाता है। ठीक है, पहला शब्द जो है वंश का नाम होता है यानी कि जेनेटिक नेम, और दूसरा जो शब्द होता है आपका जाति नाम होता है यानी कि स्पेसीज नेम होता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद यानी जिस वैज्ञानिक ने उसे खोजा था या फिर आविष्कार किया था उसका नाम को लिखा जाता है। ठीक है, इसमें बस इतना सारा बात रखना है। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, लिन है। ठीक है, होमो सेपियंस लिन है, जिसमें होमो जो है ना आपका उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन जो है ना वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है, इसलिए यहाँ पे लिन लगाया गया है। बस इतना सारा इसमें बात को ध्यान में रखेंगे।
अब देखिए कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछेगा, मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओवम हो जाएगा, ठीक है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो हो जाएगा आरबीसी का जो होता है कोशिका हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और सबसे लंबी कोशिका जो अगर पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे। और सबसे ऐसे जनरली सबसे बड़ा अगर कोशिका बोलेगा ना कौन सा है सबसे बड़ा कोशिका, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडाणु का कोशिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। जैसे मनुष्य का जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये होमो सेपियंस नाम है, ठीक है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है, ठीक है। मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, राना टिग्रिना है। वहीं आपका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम आपका फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओरेजा सैटिवा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम है। चना का वैज्ञानिक नाम जो है सीसर एरिटिनम है। और सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान। जीव दर, कोशिका विज्ञान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव दर को, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को देखने वाले हैं, ठीक है। जीव दर का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव दर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो यह पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1839 ईस्वी में किया गया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन प्रभावशील लसलसा वजन एक पदार्थ होता है, ठीक है। ये सब बात को ध्यान में नहीं रखेंगे कि नहीं पूछता है। अब जो है ये पॉइंट ध्यान में रखें कि जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो है इसी के द्वारा की होता है। जब का जीव की सारी जैविक क्रियाएं किसके द्वारा होता है, जीव द्रव्य के माध्यम से होता है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जीव द्रव्य का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, मतलब जो है आपका जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो जीव द्रव्य को कहा जाता है, ठीक है। अब जो है यह शब्द किसने दिया था, तो हैक्सले ने दिया था। जो आपका जीवन का भौतिक अधिकार आधार कौन है, जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक अधिकार है, आधार है। इसे किसने दिया था शब्द, तो हैक्सले ने दिया था। अब पढ़ेंगे हम लोग कोशिका द्रव्य। यह जो है कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कोशिका जो द्रव्य है यानी कि साइटोप्लाज्म कहाँ रहता है, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। वहीं आप केंद्रक द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक द्रव्य जो होता है यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। केंद्रक द्रव्य सिर्फ केंद्रक के अंदर रहेगा। और कोशिका द्रव्य जो है आपका यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। जो जीव द्रव्य है ना, इसका 99% भाग 4 तत्व से मिलकर बना होता है। वो 4 तत्व कौन कौन सा है, वो ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। फिर से एक बार देखेंगे कि जीव द्रव्य का 99% यानी कि 99% भाग जो 4 तत्व से मिलकर बना है वो है वो ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5% और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, ठीक है। जीव द्रव्य का जो है जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जो जीव द्रव्य होता है ना, इसका लगभग 80% भाग जल होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब जीव द्रव्य में जो है अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है 81:19 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है, 81:19 होता है। ध्यान में रखिएगा कि पहले अकार्बनिक है, अकार्बनिक देखिए बड़ा है लीटर में ना, कार्बनिक देखिए छोटा है थोड़ा सा लीटर में, तो अकार्बनिक बड़ा होगा 81 हो जाएगा, कार्बनिक 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कोशिका को हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए कोशिका यानी कि सेल। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो आपका कोशिका है ये जीवन का सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोनेवन लीवेनहॉक ने क्या किया था, पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था,
तो एंटेनेवन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा तथा इसका वर्णन किया था। लेकिन ये जो देखा था ना आपका तंबाकू के जो विषाणु होता है उसका कोशिका को देखा था, और ये मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, मृत कोशिका का खोज किया था लीवेनहॉक ने। लेकिन वहीं आपका अगर बोलेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो देखिए अब कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। बोलेगा कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का होता है जिसे माइकोप्लाज्म गैलेसिप्टिकम कहते हैं। ठीक है, इसे PPLO भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है PPLO भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्म गैलेसिप्टिकमा को जो है PPLO भी कहते हैं। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है। जो माइकोप्लाज्म होता है ना, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। किसका होता है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। वहीं आपका सबसे बड़ी जो कोशिका है ये शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका होता है। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सबसे पहले किसने किया था? 1838 से 39 में सलाइडेन और स्वान ने किया था। किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? सलाइडेन और स्वान ने किया था। यद्यपि जो है आपका सलाइडेन और स्वान यद्यपि इन सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जो आपका सलाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था ना, इन लोगों का सिद्धांत जो है यह बताने में असमर्थ रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तब क्या किया? पहली बार रडोल्फ विर्चो ने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत के प्रमुख बात है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बना होता है। जो आपका सभी जीव है ना, कोशिका व कोशिका उत्पाद से बना होता है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये किसने कहा था? रोडोल्फ विर्चो ने कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कोशिका का जो निर्माण है, कोशिका का जो निर्माण है जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक का मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका का निर्माण में केंद्रक का मुख्य अभिकर्ता होता है। ठीक, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका होता है। अब दोनों को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे कि इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिस कारण क्या होता है? क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल DNA का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घिरा नहीं रहता है। केंद्रक नाम का कोई विकसित कोशिका इसमें नहीं होता है। जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। ठीक है, तो आपका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? वह विकसित कोशिका है। सिंपल सी बात याद रखना है। इसमें क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और इसमें केवल DNA एक एकल सूत्र के रूप में पड़ा रहता है, दोहरा सूत्र में नहीं, इसमें DNA रहता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका ना केंद्रक पाया जाएगा ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और इसमें जो है जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, ये सब का जो कोशिका बना होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ये सब जीव जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिका में दोहरी झिल्ली होता है। दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें DNA व हिस्टोन प्रोटीन सन्निहित होने से क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होता है। ठीक, ये वाला जो होता है आपका विकसित जीव का कोशिका होता है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में अंतर को देखेंगे। इसमें क्या होगा कि आपका क्लियर हो जाएगा
कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो बना होता है आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है। जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका बना होता है, कोशिका भित्ति बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। वहीं यूकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, लेकिन वहीं यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, वहीं यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार का होता है। वहीं गोल्जी काई की हम लोग बात करेंगे तो गोल्जी काई जो है ना आपका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, वहीं यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली, देखिए इसमें ना केंद्रक होता है ना केंद्रक झिल्ली होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। जब केंद्रक ही नहीं होता केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए जो है एकल सूत्र के रूप में रहता है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए एकल सूत्र का रूप में रहता है, वहीं पूर्ण इसमें यूकैरियोटिक में डीएनए जो है ना पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में रहता है, ठीक है। इसमें जो है आपका केंद्रक अनुपस्थित होता है, किसमें प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। उसके बाद सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। श्वसन जो है आपका प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। लिंग प्रजनन जो है इसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें थाइलेकॉइड में होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, थाइलेकॉइड में होता है, तो वहीं यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका का विभाजन जो होता है ना प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में आपका अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका के मुख्य भाग जो है आपका कोशिका भित्ति, ठीक है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेलुलोज का बना होता है। इसमें पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति जो बना होता है पेप्टिडोगल केन का बना होता है। इसमें से 3 बात हम लोग याद रखेंगे कि कोशिका भित्ति जो है किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और जो जीवाणु का कोशिका भित्ति होता है ये पेप्टिडोगल केन का बना होता है। इतना सारा पॉइंट का हम ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोशिका झिल्ली, जब कोशिका झिल्ली होता है ना, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागमय झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड की बनी होती है, यानी कि इसमें लिपिड की बनी होती है, लिपिड यानी कि वसा कहा था इसे। यह लिपिड जो है ना आपका, यह लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 ईस्वी में सिंगर और निकलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कीमोर नमूना के रूप में जाना जाता है या फिर तरल मोजेक के रूप में भी जाना जाता है। तरल कीमीर या तरल मोजेक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसे किसने दिया था, सिंगर और निकलसन ने दिया था, ठीक है। इसमें बस इतना सा ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक है कि तारककाय का हम लोग देखने वाले हैं। इसकी खोज किसने किया था, बोवेरी ने किया था। जो तारककाय है इसकी खोज किसने किया था, बोवेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जब तारककाय होता है ना, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और तारककाय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। जो तारककाय होता है ना, इसके अंदर 1 या 2 कण जैसा रचना होता है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है, ठीक है। तारककाय जो है समसूत्री विभाजन में
किसका निर्माण करता है, ध्रुव का निर्माण करता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका जो है इसमें बहुत लेंथी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो है बहुत लेंथी दिया हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है या इसमें क्या होता है कि जो अंतर्द्रव्य जालिका होता है ना, इसमें मान के चलिए अंतर्द्रव्य जालिका है और एक ये भी अंतर्द्रव्य, दो अंतर्द्रव्य जालिका लेते हैं। ठीक, एक में क्या होता है कि खुरदरी होता है, ऐसे 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 खुरदरी होता है, और एक क्या होता है चिकनी होता है। ठीक, ये जो है एक चिकनी होता है। खुरदरी कौन होता है, जिसमें राइबोसोम चिपका रहता है। ठीक है, जिसमें राइबोसोम चिपका रहेगा वो खुरदरी होगा, जिसमें राइबोसोम चिपका नहीं रहेगा वो आपका चिकनी होगा। और जिसमें राइबोसोम चिपका रहेगा जो खुरदरी होगा वहाँ पर क्या होगा कि आपका प्रोटीन का संश्लेषण होगा। ठीक है, और जो चिकना होगा ना इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, संचय होगा। ठीक है, बस इतना सारा बात है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको पढ़ के सुना देते हैं। जैसे कि अंतर्द्रव्य जालिका, यह जो है ना यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका दर में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नालिका जालिका युक्त तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका जहाँ चिकनी लगती है, इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बहुत अच्छे मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होता है। लिपिड यानी कि वसा का संचय होता है, जमा रहता है वहाँ पे। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में ही होता है। ठीक है, इतना लंबा परिभाषा बना के जो मैंने बताया ना वो शॉर्ट में याद रखिएगा कि अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। ठीक, उसमें जो है एक होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम चिपका रहता है, जिस कारण वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम चिपका होने रहता है, इसलिए उसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और उसमें क्या होता है, लिपिड यानी कि वसा का संचयन होता है। इतना सारा बात सिर्फ ध्यान में रखना है। ER का मुख्य कारण है कि अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े हैं क्या, राइबोसोम। राइबोसोम सर्वप्रथम जो है, राइबोसोम जो शब्द है इसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, जो आपका राइबोसोम है ना, राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा GE पैलेट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। ठीक है, तो बोलेगा पादप कोशिका में सबसे पहले राइबोसोम किसने देखा था, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था। वहीं जंतु कोशिका में राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था, GE पैलेट ने देखा था। ठीक है, अब राइबोसोम को देखा और जो है राइबोसोम का नामकरण किसने किया था, रॉबर्ट ने किया था। जो राइबोसोम का नामकरण किसने किया है, रॉबर्ट ने किया है। यह जो है ना राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, यानी कि राइबोसोम जो है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, यानी कि RNA का बना होता है, आम और प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। ठीक, राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं बल्कि हरितलवक और सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सूत्रकणिका जो है इसका हिंदी है, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी है सूत्रकणिका, से ध्यान में रखेगा। एवं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलता है। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है ना उसमें 80 एस प्रकार का होता है, और प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है उसमें 70 एस प्रकार का होता है। यहाँ पर एस जो है आपका ये सब करता है, बाकी ये सब कुछ ध्यान में नहीं रखना है। लूसेंट जो है ना बहुत बोरिंग चीज़ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर पढ़ते रहेगा ना। इसमें क्या करना है कि एक बार पढ़िए उसको टिक लगाइए
कि इसमें से मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। नहीं तो आप अगर हर बार बोलेगा कि हम इस तरह से लाइन बाई लाइन पढ़ते जाएंगे ना तो बोरिंग चैप्टर हो जाता है। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ना अल्टमैन ने किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? बेंडा ने इसका नामकरण किया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यह कोशिका का श्वसन स्थल है और कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या कोशिका में निश्चित नहीं होता है। ठीक है। ऊपर ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यहाँ पे ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन बनता है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो विखंडन द्वारा विभाजन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है ना, किसके द्वारा विभाजन होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन विखंडन क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या पढ़े कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जो है आपका श्वसन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन के दौरान, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। इसमें इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। अब डीएनए के बारे में हम लोग देखेंगे कि डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। जब डीएनए होता है ना, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है अभी तक? ग्वाल्जी का है, इसकी खोज जो है ना आपका कैमिलो ग्वाल्जी ने किया था। ग्वाल्जी का की खोज किसने किया था? कैमिलो ग्वाल्जी ने किया था। ठीक है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। ग्वाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषण प्रोटीन एवं आपका अन्य पदार्थ की पुटिका के रूप में पैकिंग की जाती है। जब आपका ग्वाल्जी का होता है ना, इसमें क्या होता है? पैकिंग का प्रक्रिया किया जाता है और सरावन का भी प्रक्रिया क्या होता है इस पर, इसमें ग्वाल्जी का में। ये बात का आप ध्यान में रखिए। आप इतना सारा पढ़ेंगे ना, उसमें से बस इतना ही बात आपका निकल कर आएगा। ये जो है पुटिका गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देता है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार ग्वाल्जिका को हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कह सकते हैं। बोलिए कि कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं? ग्वाल्जिका को कहेंगे। ठीक है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट बनता है कि जब ग्वाल्जिका है ना, ग्वाल्जिका आपका कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जो है ना, इसमें एक प्रकार का हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका को पचाने का क्षमता रखता है, लाइसोसोम। ठीक है। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम को बनने में मदद कौन करता है? ग्वाल्जिका करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ग्वाल्जिका कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनता है? ग्वाल्जिका में बनता है। साधारण प्रोटीन की बात करेंगे ना, साधारण प्रोटीन आपका राइबोसोम में बनता है। ठीक है। और आपका ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनता है? तो आपका ग्वाल्जिका में बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है। राइबोसोम नहीं मार देना है इसमें। ग्वाल्जिका ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का ग्लाइकोवसा का निर्माण कौन करता है? ग्वाल्जिका करता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हम लोग देख लिए कि लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो ग्वाल्जिका के द्वारा होता है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। और जो है लाइसोसोम जो है ना, यह सूक्ष्म गोल और एक हरी झिल्ली से घिरा रहता है। लाइसोसोम जो है ना, एक हरी झिल्ली से घिरा हुआ थैली जैसी रचना
होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी इकाई में होता है। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी इकाई में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज और प्रोटोएजेज और कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। इसे आत्मघाती की थैली कहा जाता है। ठीक है, किसे आत्मघाती की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं कि स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिका लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो आरबीसी स्तनधारियों का जो लाल रक्त होता है ना, उसमें क्या नहीं पाया जाता है, यानी कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका अपवाद भी है। ठीक है, ऊँट और लामा जो है ना, ऊँट और लामा में लामा का आरबीसी जो होता है उसमें लाइसोसोम पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग लवक के बारे में। लवक जो है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक यानी कि प्लास्टिड, ये जो है ना लवक जो है आपका सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। एक हो गया हरित लवक, अवर्णीय लवक और एक वर्णीय लवक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बनता है ना तो आज हम लोग बोलेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। इसके हरित लवक, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा जो है आपका प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को क्या कहते हैं? पादप कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। बोलेगा कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। जब का हरित लवक होता है ना, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए एवं आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्वप्रकृति के लिए योग्य बनाती है। ठीक है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति होने उन्हें क्या करता है? स्वप्रकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और आपको क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज और लोहा और तांबा पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल में होता है, यानी कि हरित लवक में होता है। ठीक है, और आपका क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, लोहा और तांबा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल को जो है कि हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इतना सारा क्वेश्चन जो है ना आपका यहाँ से बनता है। अब जो है आपका पत्तियों जो होता है ना, पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। इस बात को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि अवर्णीय लवक, यह जो है ना आपका रंगहीन होता है। नाम से ही कि अवर्णीय लवक, इसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह क्या होता है कि आपका रंगहीन होता है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होता है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तना में आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। ठीक है, जो आपका हरित लवक है ना, ये क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है, यानी इसमें मंड यानी कि स्टार्च, वसा, प्रोटीन कणिका का संग्रह होता है। किसमें? हरित लवक में। इसमें पूछ देगा कि हरित लवक का काम क्या है, तो भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्णीय लवक को। ये जो है ना आपका रंगीन लवक होता है, जो प्रायः लाल, पीले, रंगीन, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प हो गया, फल, भित्ति, बीज आदि भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको वर्णीय लवक जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प हो गया, फल, भित्ति, बीज आदि में पाया जाता है। अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखने वाले हैं, जैसे कि वर्णीय लवक के अन्य उदाहरण। जैसे टमाटर का जो लाल रंग होता है ना, ये कारण होता है लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर में जो आपका लाल रंग होता है वो विटामिन के कारण होता है। इतना सारा बात को ध्यान में रखेंगे। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे अगला बात कि वनस्पतियों को जो है ना पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन होता है? तो आपका फाइकोसाइनिन होता है। ठीक है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन होता है? फाइकोसाइनिन होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग राजधानी यानी कि वैक्यूल्स। यह कोशिका की निर्जीव रचना होती है। इसमें
तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का लगभग 90% स्थान घेरता है। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अमीबा में जो होता है ना आपका संकुचनशील राजधानी होता है जो उत्सर्जन का काम करता है। फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। केंद्रक की खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हम लोग किसने किया था देखे थे? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था ना अल्टमैन ने किया था, और नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो आपका होता है ना, क्रोमेटिन जो आपका होता है, क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। यह प्रोटीन, हिस्टोन तथा डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारी में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, चिंपांजी में 24 जोड़ी गुणसूत्र होता है, और बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन वाहक एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्धसूत्री अर्धगुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सब सिर्फ सुनते हुए चलना है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि क्या सब पढ़ते हुए जा रहे हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित रहते हैं, हाँ, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करता है। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वह है कि गुणसूत्र पर जो है ना बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होता है, जो आपका जीन होता है ना गुणसूत्र में स्थित होता है एवं गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहा जाता है। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, तो गुणसूत्र को कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन के अलावे केंद्रक में एक जो है आपका सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रिका का खोज किसने किया था? फोंटाना ने किया था। ठीक है, हम अभी तक कितना खोज देखें इंपॉर्टेंट वाला। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, और केंद्रिका का खोज किसने किया है? फोंटाना ने किया है। इसमें जो है आपका राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। किसमें? केंद्रिका में। ठीक है, अब गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? सटन और बोवेरी ने दिया था। ठीक है, सूटन लिखा है, इनका सटन में रखेगा। गुणसूत्रों की वंशागति का जो सिद्धांत है सटन एवं बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन एवं बोवेरी ने दिया था। वह डीएनए एवं आरएनए की संरचना, जो आपका डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। जो डीएनए होता है ना, इसका अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है, यद्यपि इसका कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। डीएनए जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है यानी कि डीएनए हम लोग देखेंगे अभी। तो ये जो है आपका एक हो गया न्यूक्लियोसाइड, एक हो गया फॉस्फोसाइड। ठीक है, ये सब जो है ना डीएनए के निर्माण में भाग लेता है। और न्यूक्लियोसाइड जो है ना इसमें शुगर और बेस यानी कि क्षार होता है। और जो है क्षार जो है डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार का होता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखेगा कि क्षार जो है डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, थाइमिन तथा साइटोसिन। ठीक है, इसमें जो है ना
क्या होता है कि डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से बॉन्ड बनाता है। देखिए एडेनिन जो है ना आपका थायमिन से बॉन्ड बनाएगा और गुआनिन जो है आपका साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसमें ये याद रखना है। और जो है आपका एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और गुआनिन का और साइटोसिन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसको याद कैसे रखेंगे कि जैसे कि याद ये जो हो जाता है कि एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। लेकिन किसके साथ डबल बॉन्ड बनता है और किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसको याद करना है। जैसे सी जो लेटर है ना, सी लेटर का स्थानीय मान क्या होता है, 3 होता है। ठीक, तो इसमें कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। और सी के तरह ही आप देखिएगा तो जी भी दिखाई देता है। जैसे सी का आपका लुक ऐसा होता है ना, तो जी का भी लुक क्या है, ऐसा है। तो दोनों का लुक लगभग जो है फेस सेम है, इसलिए ये दोनों आपके आपस में बॉन्ड बनाएगा। और कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपका जो है ये तो हो गया आपका डीएनए के बारे में हम लोग बात किए कि डीएनए में 4 प्रकार का जो क्षार होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। लेकिन वहीं आरएनए की अगर हम लोग बात करेंगे तो आरएनए में भी 4 प्रकार का क्षार होता है। तो उसमें सब सेम रहता है इतना सारा। ठीक, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आपका थायमिन होता है ना, थायमिन की जगह पे वहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। थायमिन की जगह पे ये साइटोसिन की जगह पे, ऐसे यहाँ पे आगे क्लियर हो जाएगा, आगे बता देंगे उसको, आगे क्लियर हो जाएगा। जो आपका वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। कब दिया गया है, तो 1953 में दिया गया था, लेकिन उसे इसके लिए जो है ना 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं डीएनए का जो कार्य होता है ना, यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई होता है। ठीक है, बोलेगा कि डीएनए का इकाई कौन है, तो जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, कौन, जीन या फिर डीएनए। एक ही बात है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब, 1968 में। 1968 में से नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया था, ये जो है ना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, इसलिए। अब आरएनए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे आरएनए का जो निर्माण होता है ना, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया में डीएनए एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाता है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए का संकलन निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, इसमें भी 4 प्रकार का क्षार होता है, सब सेम होता है। जैसे जितना डीएनए में होता है ना, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन और क्या होता है आपका, गुआनिन। ठीक, इसमें भी सब सेम होता है, बस एक चीज़ होता है कि थायमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। ठीक, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये चीज़ हम बताने वाले थे वहाँ पे, लेकिन फंस गए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आरएनए जो है ना आपका 3 प्रकार का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, तो सबको एक एक करके देख लेते हैं। आरएनए इसे क्या कहते हैं, राइबोजोनल आरएनए कहते हैं। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ट्रांसफर आरएनए मतलब उसका काम क्या होता है, ट्रांसफर से मतलब लाना। तो वहीं क्या करता है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में क्या करता है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है। प्रोटीन बनने में अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि जो प्रोटीन बनने में अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए जो है ना, एमआरएनए की मैसेंजर आरएनए इसका फुल फॉर्म होता है और यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। ठीक है, मैसेंजर का मतलब क्या होता है, मैसेज देना या फिर मैसेज ग्रहण करना। ठीक है, तो वही आदेश, मैसेज का मतलब क्या होता है, आदेश ग्रहण करता है और उसके हिसाब से अमीनो अम्ल को चुनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे डीएनए और आरएनए में जो है ना प्रमुख अंतर को देख लेंगे। डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर देखिए, जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, इसमें क्या क्या मुख्य अंतर होता है। तो देखिए डीएनए जो है ना, ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
शर्करा होता है, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए आपका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि राइबो शर्करा होता है। डीएनए इसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। वहीं आरएनए में आपका थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। बाकी 3 चीज़ आपका सेम रहता है। यह मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है, यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, लेकिन आरएनए जो है आपका केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अब कि पादप तथा जंतु कोशिका में मुख्य अंतर, ठीक है, पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जब का पादप कोशिका होता है इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु कोशिका में क्या होता है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में इसमें लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। तारककाय जो है ना, तारककाय जो है आपका पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है, वहीं तारककाय आपका जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। और रिक्तिका यानी कि वैक्यूल जो है ना आपका पादप कोशिका में क्या होता है, बड़ा होता है, वहीं जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होता है। इसका आकार लगभग क्या होता है, आयताकार होता है पादप कोशिका का, और जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता, ठीक है। देखिए जैसे केंद्रक का खोज किया था, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वहीं क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया था, स्चिम्पर ने किया था। तारककाय की खोज किसने किया था, बोवेरी ने किया था। गोल्जी की खोज किसने किया था, जॉर्ज गोल्जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, नामकरण बेंडा ने किया था। उसके बाद है कि क्रोमेटिन का खोज किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। क्रोमेटिन का खोज किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया, केंद्रिका है ये, केंद्रिका का खोज किसने किया था, फोंटाना ने किया था। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, हॉफमिस्चर ने किया था। वही अंतर्द्रव्य जालिका का खोज किसने किया था, पोर्टर ने किया था। किसने किया था, पोर्टर ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डोवे ने किया था। वहीं राइबोसोम का खोज किसने किया था, पैलेट ने किया था। और जीव द्रव का खोज किसने किया था, डू जार्डिन ने जीव द्रव का खोज किया था। फिर केंद्रक कला का खोज किसने किया था, तो हार्टविग ने किया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। जो कोशिका विभाजन होता है ना, यानी कि सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। बोलेगा कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था, तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। वहीं कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। एक हो गया अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा हो गया अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो तीनों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक से देख लेते हैं। असूत्री विभाजन यानी कि इसे इंग्लिश में अमीटोसिस कहते हैं। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। जो असूत्री विभाजन है यह किस में होता है, अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। वहीं हम लोग समसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा था, तो वाल्थियर फ्लेमिंग ने देखा था, ठीक है। समसूत्री विभाजन को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था, वाल्थियर फ्लेमिंग ने देखा था। और जो है आपका देखा था, उन्होंने ही 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। किसने, वाल्थियर फ्लेमिंग ने दिया। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है, कायिक कोशिका में होता है। मतलब जैसे कि मनुष्य होता है ना, इसमें एक जनन कोशिका होता है और एक होता है कायिक कोशिका। जो बॉडी का कोशिका है ना वो कायिक कोशिका है, और कुछ जनन कोशिका होता है जैसे स्पर्म वगैरह, अंडाणु, ओवम, ये सब जो है आपका जनन कोशिका में आता है, ठीक। तो कायिक कोशिका में विभाजन किस तरह से होता है, समसूत्री विभाजन से कायिक कोशिका में विभाजन होता है, ठीक है। अब हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरण में बांटा गया है। इसमें से भी इतना याद रखना है कि समसूत्री को कितने भागों में बांटा गया है, 5 जगत में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तरह ध्यान रखिएगा कि इंटरफेज हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, ये सब में बांटा गया है। तो अभी तक जो जितना भी हम लोग पढ़े हैं, लगभग 3 पेज पढ़े हैं। इसमें से आप लोग अगर बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो इसमें से आपका जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है
इसमें ही लगभग इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सीधा प्रश्न इससे देखने को मिल जाएगा। लुसेंट को आप इजी वे में मत लीजिएगा, ठीक है। लुसेंट को जो है आप इजी वे में नहीं लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा आपका। बायोलॉजी में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जो है आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो शेष है उसको 2-3 वीडियो में और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।